क्या आप में से कोई हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकता है, या आप में से कोई ब्रेन सर्जरी कर सकता है, या यूँ कहूँ कि आप कोई बुर्ज खलीफा या आईफिल टावर जैसा कोई स्काई स्क्रैपर बना सकते हैं? हाँ या नहीं? आप सोच रहे हो कि मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ। इसका जवाब आपको मिलेगा इस स्टोरी के एंड पे। इस स्टोरी के साथ बने रहिएगा और लास्ट में आपको जो है 2 मूल मंत्र वापस से मिलेंगे हर बार की तरह। हेलो लिसनर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बुकिश पर, जहाँ पर हमने एक नई पहल शुरू की है जिसमें हम लोग शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से आप सभी को मोटिवेशन देंगे, जिसमें आपको साथ ही साथ कर्ज उतारने और अमीर बनने के अलग अलग मूल मंत्र भी दिए जाएंगे, या यूँ कहिए फॉर्मूला जैसे। तो आइए मिलकर के शुरू करते हैं आज की शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम लोग जानेंगे एक बेहतरीन किताब की जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी से ली गई एक छोटे से किस्से के बारे में, जिस किस्से में आपको पैसे को लेकर के, संपत्ति को लेकर के आपका नज़रिया निश्चित तौर पर बदल जाएगा। आइए हम सब मिलकर के शुरू करते हैं ये शॉर्ट वीडियो। साइकोलॉजी ऑफ मनी जो कि मॉर्गन हाउसल ने लिखी है, एक बेहतरीन किताब है जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बट मैं कोशिश करूँगा कि इसको लेकर के समरी वीडियो या ऑडियो बुक्स लेकर के आऊँ। फिलहाल इस किताब से हम एक छोटे से किस्से को लेकर के शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें 2 किरदारों के बारे में बात होगी जो किरदार असल ज़िंदगी में भी थे और आप उनसे ताल्लुक़ कर सकते हैं। पहला किरदार रोनेल रीड, जो कि अमेरिका के ग्रामीण इलाके से आया करता था। उसके पूरे ख़ानदान में वो पहला व्यक्ति था जिसने ग्रेजुएट किया, और ऐसे वैसे नहीं, स्कूल जाने के लिए वो दूसरों से लिफ्ट लेकर के स्कूल जाया करता था। ऐसी परिस्थिति में वो अपना जीवन बिताता था। जीवन यापन के लिए वो 25 वर्षों तक एक गैस स्टेशन पर कार रिपेयरिंग का काम किया करता था। ना सिर्फ ये, बल्कि उसके बाद 17 वर्षों तक उसने एक ऑफिस में सफाई कर्मचारी, जैनिटर यानी ऑफिस को साफ करने का काम किया करता था। 38 वर्ष की आयु में उसने अपना खुद का मकान बनाया, जो $12,000 की कीमत में उसने 2 बेडरूम वाला अपना मकान बनाया और पूरी जिंदगी फिर वहीं पर रहा। 50 वर्ष की आयु के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है और उसके बाद वो अपना रिटायरमेंट लेकर के जीवन यापन कर रहा होता है। उसके जो मित्रगण हैं उससे पूछने पर पता चलता है कि उसका हॉबी कुछ खास नहीं, बल्कि जंगल में जाकर के लकड़ियाँ काटना हुआ करता था। 92 वर्ष की आयु में 2014 में उसकी मृत्यु हो जाती है, और तब रोनेल रीड अमेरिका के अखबारों में हेडलाइंस बनता है। क्यों बनता है हेडलाइंस? क्योंकि रोनेल रीड उस जमाने में वन ऑफ द बेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट था, यानी समाज सेवक था। कैसे बना वो इतना बड़ा समाज सेवक? जब उसने अपने देहांत के बाद उसका विल ओपन किया गया, तो उस विल में पता चला कि उसके पास जो है $8 मिलियन की रकम संपत्ति के तौर पर थी। कैश, लिक्विड मनी था। सवाल ये उठता है कि जब वो उसका देहांत हुआ उस वर्ष यानी 2014 में, 92 वर्ष की आयु में जब उसका देहांत हुआ, तो अमेरिका में 28 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। और उस 28 लाख से ज़्यादा लोगों में मात्र 4,000 ऐसे लोग थे जो $8 मिलियन या उससे ज़्यादा के मालिक थे। रोनेल रीड उनमें से एक था। एक जैनिटर, एक सफाई कर्मी, $8 मिलियन का मालिक कैसे? उसके मित्रगण, उसके जानने वाले लोग, पूरी अमेरिका ये सोचने पर मजबूर हो गया कि एक जैनिटर से एक फिलैंथ्रोपिस्ट कैसे बन गया। उसने अपने विल में लिखा कि $8 मिलियन में से $2 मिलियन वो अपने बच्चों के लिए रखेगा और $6 मिलियन अपने इलाके के हॉस्पिटल्स और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया, दान कर दिया। उसके जानने वाले सोच रहे थे ये कैसे हुआ? क्या उसने कोई लॉटरी जीती? क्या उसके पैतृक संपत्ति में कुछ मिला? जी नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। उसने अपने शुरुआती दिनों से, जब से उसने कमाई करना शुरू किया था, जीवन यापन करना शुरू किया था, छोटे अमाउंट्स वो ब्लू चिप स्टॉक्स कंपनीज में इन्वेस्ट किया करता था, और दशकों तक उसने इंतज़ार किया। और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? $8 मिलियन से ज़्यादा की संपत्ति उसके पास थी। ये तो रहा एक किरदार की कहानी। अब आते हैं दूसरे किरदार के पास, जिसका नाम था रिचर्ड फुक्सोन। रिचर्ड फुक्सोन जो है वो एक हार्वर्ड से पढ़ा हुआ MBA ग्रेजुएट था। ना सिर्फ ये, बल्कि मेरिल लिंच, जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी फाइनेंशियल कंपनी थी, उसमें एक एग्जीक्यूटिव था। वही कंपनी जिसको 2009 में बैंक ऑफ अमेरिका ने टेक ओवर कर लिया। आज भी मेरिल लिंच बहुत नामी गिरामी कंपनी है। काफ़ी पैसे उसने कमाए। काफ़ी पैसे कमाने के बाद वो 40 वर्ष की आयु में आकर के खुद को रिटायर घोषित कर देता है, रिटायरमेंट ले लेता है, और वो भी एक फिलैंथ्रोपिस्ट यानी समाज सेवक बन जाता है। कहानी में ट्विस्ट आ रही है, लेकिन जो भी रोनेल रीड नहीं है, ठीक वही रिचर्ड फुक्सोन है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि उसने सन 2000 में उसने अपने 18,000 वर्ग फुट के मकान को और एक्सपैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा कर्ज लिया लोगों से, और कर्ज लेकर के उसने एक आलीशान मैंशन यानी बंगलो बनाया, जिसमें 11 बाथरूम्स थे, 2 इंडोर स्विमिंग पूल्स थे, 2 एलिवेटर्स भी थे, लिफ्ट भी लगे हुए थे उसके घर में। उसको इतनी बड़ी घर की ज़रूरत थी नहीं, बट लालच, अपने पैसों का दिखावा,
और ये दोनों करने के चक्कर में उस मैंशन में, उस विला को महीने भर यानी हर महीने उसकी मेंटेनेंस में सिर्फ $90,000 खर्च होते थे, मेंटेनेंस में, याद रखिएगा। फिर आता है वर्ष 2008, वैश्विक आर्थिक मंदी। आप सभी को पता है कि वैश्विक आर्थिक मंदी में क्या हुआ था। पूरी दुनिया नुकसान में तो थी ही, ऑब्वियसली नुकसान में रिचर्ड फुक्सोन भी होंगे, लेकिन चूंकि इन्होंने अपने पैसे को इनलिक्विड एसेट्स में जमा करके रखा था, जैसे कि उनका एक मैंशन, एक विला, जिसमें प्रति माह $90,000 सिर्फ मेंटेनेंस में खर्च होते थे, इसमें से कुछ भी उसके काम नहीं आया। और जब वो जाता है बैंक्रप्सी को फाइल करने के लिए, तो कोर्ट में वो कहता है कि मेरे पास कोई भी आमदनी नहीं है, मैं दिवालिया घोषित हो चुका हूँ। और इसमें जब उसके पास कोई चारा नहीं रहता है, तो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज उसके घरों को नीलाम करने की शुरुआत करते हैं। याद होगा आपको कि रोनाल्ड रीड 2014 में उनकी मृत्यु हुई थी। उनके मृत्यु के ठीक 4-5 महीने पहले की यह घटना है, जब रिचर्ड फुकसोन के मकान, विला, मैंशंस गिरवी रखे जा रहे थे और उनको नीलाम किया जा रहा था। सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि उसके मैंशन की जो कीमत इंश्योरेंस कंपनी वालों ने, बैंकों ने जो कीमत लगाई थी, उससे भी 75% कम दाम में वो सारे मैंशंस नीलाम हुए। है ना, चौंक गए ना आप? यही इस कहानी का नतीजा था। और रैग्स टू रिचेस यानी रंग से राजा बना दिया एक को, दूसरे को रिचेस टू रैग्स यानी राजा से रंग। कैसे हुआ ये सब? एक तरफ आप देख रहे होंगे कि रोनाल्ड रीड जैसा इंसान जो बेयरली ग्रेजुएट है, शायद ही कोई एग्जीक्यूटिव या फाइनेंस से कोई भी जानकारी वो उसके पास होगी, कोई भी नॉलेज उसके पास होगी, एक जैनिट, और वो एक बहुत बड़ा फिलेंथ्रोपिस्ट बनता है, जिसमें से $8 मिलियन में से $6 मिलियन वो डोनेट कर देता है। दूसरी तरफ एक हार्वर्ड से MBA ग्रेजुएट, जो सब कुछ होने के बावजूद भी अपने लालच में, अपने पैसे को मैनेज ना करने पर, अपने फाइनेंशियल नॉलेज होने के बावजूद भी अपने बिहेवियर को नहीं समझने पर, यानी साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी पैसों का मनोविज्ञान ना होने की वजह से डस्ट यानी धूल में मिल गया, रंक बन गया। आपको याद होगा कि हमने स्टार्टिंग में आपसे कुछ पूछा था, क्या आप हार्ट सर्जरी कर सकते हैं? क्या आप ब्रेन सर्जरी कर सकते हैं? क्या आप ऊंची इमारतें बना सकते हैं? ऑब्वियसली जवाब होगा नहीं। ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि क्या रोनाल्ड रीड एक MBA ग्रेजुएट की तरह जॉब कर सकते थे? शायद नहीं। क्या वो हार्ट सर्जन हो सकते थे? नहीं। लेकिन रोनाल्ड रीड के पास वो कुछ भी नहीं था जो कि रिचर्ड फुकसन के पास था। एक डिग्री, एक बड़ी कंपनी में जॉब, फाइनेंसेस की नॉलेज, स्टॉक्स की नॉलेज। बावजूद इसके रोनाल्ड रीड ने अपने बिहेवियर में चेंजेस ला करके, अपने साइकोलॉजी ऑफ मनी से छोटे छोटे बदलाव करके, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करके बहुत अच्छी जिंदगी बिताई। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या मैं आपको ये राय दे रहा हूँ कि आप रोनाल्ड रीड जैसे ज़्यादा बनिए और रिचर्ड फुकसन जैसा कम बनिए? शायद ना भी, लेकिन ये राय कुछ बुरी भी नहीं है। लेकिन आपको मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास चाहे कोई भी राय हो, चाहे कोई भी मूल मंत्र हो, आपके पास अगर साइकोलॉजी ऑफ मनी नहीं है, यानी आपके पास वो बिहेवियर नहीं है कि आप पैसों को कैसे खर्च करें, पैसों को कैसे बचाएं और अपने खर्च को कैसे कंट्रोल करें, अपने लालच को कैसे कंट्रोल करें, तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने अध्याय के आखिर में, जहाँ पर हम वादा करते हैं कि हर शॉर्ट वीडियोज़ में आपको कुछ मूल मंत्र, कुछ फॉर्मूले दिए जाएंगे जिससे आप अपने कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को वेल्दी या धनवान व्यक्ति भी बना सकते हैं। तो पहला एडवाइस ये है कि आपको जो है अपने इनकम का 10% तो अवश्य ही इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट करने के लिए कहना बहुत आम बात होती है, लेकिन इसको अपने बिहेवियर में डालना, यानी सबसे पहली पेमेंट खुद को करना 10% कम से कम, और उसको आपको अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करना है। आप सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, RDs, FDs में रख सकते हैं, आप ब्लू चिप कंपनीज में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये भी एक बिहेवियर है, लॉन्ग टर्म के लिए डेकेड्स तक आपको वेट करना पड़ेगा। याद होगा आपको रोनाल्ड रीड। दूसरी एडवाइस ये है कि आपको जो है अपने 6 मंथ्स इमरजेंसी फंड हमेशा रखने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी आय 25,000 के करीब प्रति माह है, जिसका 10% तकरीबन 2,500 रुपये तो आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा। श्योर शॉट, ये बिहेवियर की बात है। यह मूल मंत्र साइकोलॉजी ऑफ मनी है, पैसे का मनोविज्ञान, तो आपको ये जरूर देना पड़ेगा। उसके बाद मान लेते हैं कि आपका महीने का खर्च 20,000 या 18,000 रुपये है, तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड लगभग आपको 1 लाख से 1,20,000 रुपये होते हैं। ये 1,20,000 रुपये आपके पास कैश या फिर एक ऐसे बैंक अकाउंट में रहना चाहिए जिससे आप ये पैसे ना निकालें। ये फंड इमरजेंसी फंड इसलिए है क्योंकि इसको आप तब खर्च कीजिएगा जब आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा, जैसे कोविड जैसी क्राइसिस, जैसे 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस, जैसे आपके पास जॉब चली जाए, आपके बिजनेस में नुकसान लग जाए। और ये भी याद रखिएगा, जैसे ही आप इमरजेंसी फंड से खर्च करते हैं और आपके पास वापस इनकम आनी शुरू होगी, आप सबसे पहला काम कीजिएगा इमरजेंसी फंड को वापस से रिचार्ज करना। दूसरी बात और ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका इमरजेंसी फंड भी इंक्रीज होना चाहिए। ये नहीं कि 5 साल बाद आपकी इनकम 50,000 हो गई और आप इमरजेंसी फंड 1,20,000 ही रखते हैं। तो इन सब दोनों मंत्रों को आप ध्यान में रखिएगा और साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी
वादा करना, समझाना, राय देना आसान है, इसको अपने बिहेवियर में ढालना बहुत ही मुश्किल। तो इस कहानी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने लिए एक बेहतर जीवन बना पाएंगे और रोनाल्ड रीड और रिचर्ड फर्गुसन जैसी कहानियों से सीख लेकर के अपने जीवन को एक वेल्दी और कर्ज मुक्त जीवन बना पाएंगे। ऐसे कहानियों के लिए और ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस के लिए, ऐसे मंत्रों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, आप किस तरह की कहानियाँ मुझसे सुनना चाहते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। भैया एक सवाल है, आपने जो इस कहानी में बताया कि लिक्विड मनी और इनलिक्विड मनी, तो ये दोनों क्या होता है, ज़रा विस्तार में बता दीजिए। ठीक है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। इनलिक्विड मनी या इनलिक्विड एसेट्स वो होते हैं जिसमें आप तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई 4 पहिया वाहन, कोई भी वाहन फॉर दैट मैटर, कोई आपके पास ज़मीन, कोई मकान, जो एसेट तुरंत के तुरंत कैश में नहीं तब्दील हो सकते हैं, इन सबको हम लोग इनलिक्विड एसेट्स कहते हैं। लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है? जो तुरंत कैश में तब्दील हो सकते हैं, यानी बैंक में रखा हुआ पैसा, आप एटीएम में गए, आपने पैसा निकाल लिया, अब बैंक में गए, पैसा निकाल लिया, या किसी प्रकार का मेटल, प्रीशियस मेटल जैसे कि सोना, चांदी, जिसको आप तुरंत सुनार के पास जाते हैं और कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कहते हैं हम लोग लिक्विड मनी। इन लिक्विड मनी को तुरंत ही यूथ इस्तेमाल में लाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लिक्विड मनी हालांकि आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन लिक्विड एसेट्स जैसे कि ज़मीन ऐसे जगहों पर खरीदेंगे जो कमर्शियल इलाके हों, जहाँ की कीमतें अच्छी तरीके से बढ़ती हो और आपको जब ज़रूरत हो तो वो आसानी से बिक सके। नहीं तो आप लिक्विड एसेट्स जैसे स्टॉक्स, शेयर्स, गोल्ड, सिल्वर, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कोई राय नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल्स समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ रोनाल्ड रीड और रिचर्ड फर्गुसन जैसी कहानियों से आपको सीख मिली होगी, और आप अपना कमेंट और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।